इस वीडियो में हम बात करेंगे भू-चुंबकत्व के बारे में अर्थात जियोमैग्नेटिज्म के बारे में। भू माने पृथ्वी होती है, चुंबक जो चुंबक होता है और जो त्वा शब्द है, ये त्वा शब्द गुण को दिखाता है अर्थात पृथ्वी में चुंबक का पाया जाने वाला गुण भू-चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, तो चलिए पहले जो चुंबक का गुण उत्पन्न जहाँ से होता है वो कोर है। कोर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कोर दो होते हैं, एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। ये हम इनर कोर बना रहे हैं, इसे हम कहेंगे कि ये आपका इनर कोर है। ठीक है, इस इनर कोर में जो पदार्थ पाया जाता है वो लोहा प्लस निकल होता है। ठीक है, और ये दोनों इस कोर में सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड, ठोस अवस्था में होते हैं। इसके ठोस होने का कारण देखिए यहाँ पे मौजूद टेम्परेचर प्लस प्रेशर होता है। ठीक है, दोनों ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वजह से इनर कोर सॉलिड होता है। इसका जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमने देखा ये इनर कोर रहा। अब हम जहाँ पे चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है उसके बारे में देखेंगे और वो होता है आपका आउटर कोर। तो हम यहाँ पे आउटर कोर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इनर कोर हमने देख लिया, आउटर कोर अब हम बना रहे हैं। देखिए ये बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो इसका नाम रखेंगे आउटर कोर, ये आउटर कोर होता है। ठीक है, और इस आउटर कोर में भी होता क्या है आपका निकल होता है। ठीक है, अब प्लस फेरस अर्थात लोहा होता है और ये दोनों किस अवस्था में होते हैं? लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में होते हैं। अब तरल अवस्था होने का कारण क्या है इसका? क्यों तरल है? देखते हैं इसको। एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। पहले देखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर तो है ही, टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होता तो कोई चीज़ वैसे भी तरल होती है। ठीक, पर अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो तरल चीज़ ठोस हो जाती है। पर यहाँ पे जो प्रेशर है, तो प्रेशर जो यहाँ पे है वो इनर कोर की तुलना में, किसकी तुलना में? इनर कोर की तुलना में कम होता है। इस कारण क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में बना रहता है और इसमें जो पदार्थ है वो गति कर पाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ हैं जो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ओके, मैंने ऐसे भी बना दिया। अब चलिए हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसमें कन्वेक्शन जो करंट है वो कैसे बनती हैं और कहाँ से किधर चलती हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पे इसे बना लेता हूँ। ये आपका पहले के जैसे ही इनर कोर है और हम आउटर कोर बनाते हैं। यही आउटर कोर है जहाँ पे अ, चुंबकत्व पाया जाता है, चुंबकत्व का गुण मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जो इनर कोर है ये बहुत गर्म है और गर्म से
कोई भी चीज़ अगर संपर्क में आती है तो वो हल्की हो जाती है। यहाँ से जो हीट है चारों तरफ निकलती है और उससे कन्वेक्शन निकलती है, करंट निकलती है, कन्वेक्शन करंट निकलती है, संवहन धाराएं। इन्हें हम कहेंगे कन्वेक्शन करंट। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये कन्वेक्शन करंट है जो निकलती कहाँ से है? गर्म से निकलती है और ये ठंडे जहाँ पे हो जाती है वहाँ से फिर वापस आती है। लेकिन ये बनी क्यों? इसे देखते हैं बनी क्यों। तो बनने का कारण देखिए टेम्परेचर होता है। हुँ? क्यों? क्योंकि इसके संपर्क में पदार्थ गर्म हो जाता है और पदार्थ जो गर्म होता है वो हल्का होकर ऊपर 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 उठता है। ठीक है? और जो ठंडा पदार्थ होता है तो ठंडा क्या करता है वो? नीचे नीचे बैठता है। ठीक? तो जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो हल्का होके ऊपर जाता है और ऊपर ठंडा होने पर ये फिर वापस ऐसे ये लौट आता है। इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान देना होगा यहाँ पे। देखिए, लेकिन लेकिन समझते चलिएगा। लेकिन कन्वेक्शन करंट सीधे सीधे नहीं जाता। ये जिस प्रकार मैंने बनाया है ऊपर की तरफ दूसरे डायग्राम में, ये ऐसा सीधे नहीं जाता। प्रश्न उठता है क्यों? तो इसका सिंपल सा रीजन है कोरियोलिस इफेक्ट। ये जो करंट है, कन्वेक्शन करंट है, ये घुमावदार रूप में ऊपर जाता है। ठीक है? कैसे? घुमावदार रूप में। फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें समझते हैं। आपको समझाने के लिए बहुत हम सिंपल तरीके से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है? डायग्राम्स के माध्यम से देखिए, ये जो कन्वेक्शन करंट है, यहाँ पे जो ये मैंने लाइन खींची, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये जो लाइन है, ये आपके कोरियोलिस इफेक्ट को दिखाती है। जो हवाएं होती हैं, तो नॉर्थ में अपने दाईं ओर और साउथ में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। वैसे ही पदार्थ में भी ऐसे ही गति होती है। जब कोई पदार्थ ये कन्वेक्शन करंट के माध्यम से जाता है तो नॉर्थ में अपनी दाईं ओर मुड़ता है। मुड़ते मुड़ते ऐसे ही ये ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। ठीक है? और वहीं साउथ में अगर देखें तो ये अपने बाईं ओर मुड़ता है और मुड़ते मुड़ते ऊपर जाता है और जैसे ऊपर ठंडा होता है तो ये वापस भी आता है। ठीक है? ये वापस भी आता है। तो ये इस प्रकार है। ठीक? ये यहाँ से देखिए ऐसे चलती हैं, तो इस वजह से जो यहाँ पे जो ये निकल रही हैं, जो तरंगें इसकी, जो कन्वेक्शन करंट भी निकल रही हैं, ये मुड़ जाती हैं, ये जा नहीं पाती। इधर मतलब जो ईस्ट की तरफ से, ईस्ट और आपका वेस्ट पश्चिम की तरफ की तरफ समझते जाइएगा। अगर कोई अगर कोई कन्वेक्शन कन्वेक्शन करंट उठती है तो उसको रोकता है। इस वजह से जो ये स्तंभ जैसी आकृति में आपको दिख रहा है एन और एस के बीच में, ये नॉर्थ
ये उत्तर और पश्चिम में नहीं दिखता। ठीक है, ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है इसे रोकता है। इस कारण कन्वेक्शन करंट नॉर्थ साउथ में अर्थ के एक्सिस माने धुरी के समानांतर होती है, क्योंकि ये पूरब पश्चिम जा नहीं पाती। इसे कोरियोलिस प्रभाव जो है वो रोक देता है। तो इसके पास जो उत्तर और दक्षिण जाने की दिशा होती है उसमें रोक अर्थात प्रतिरोध बहुत कम होता है। इस वजह से ये उत्तर और दक्षिण की तरफ हो जाते हैं और जो कॉलम बन रहे हैं, ठीक है, जो घुमावदार रूप में ऊपर बढ़ते हुए उत्तर दक्षिण के रूप में जो कॉलम बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे अर्थ की एक्सेस है, धुरी है। ठीक है, और इन्हें जो कॉलम है जो कि समानांतर हैं, किसके समानांतर हैं? अर्थ एक्सेस के। और ये समानांतर जो है अर्थ एक्सेस के, इसे टेलर कॉलम कहते हैं, टेलर कॉलम्स। ठीक है, अब बात आती है टेलर कॉलम्स हैं क्या। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। चलिए, आप समझते जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये टेलर कॉलम बनते हैं। ठीक है, ताकि आपको मैग्नेटिज्म पता चले। ठीक है, ये मैंने हमेशा की जैसे हमने बनाया इनर कोर, हम बनाएंगे यहाँ पे आउटर कोर। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है इसलिए मैं डॉट डॉट करके यहाँ पे मिलाऊंगा ताकि अच्छा दिखे। ओके, चलो ऐसा बना, फिर भी ठीक है। ये आपका इनर कोर है और इससे ये जो घुमावदार रूप में संवहन धाराएं निकलती हैं, ये संवहन धाराएं आप देख रहे हैं इन्हें, इन्हीं संवहन धाराओं को यहाँ से देखो उत्तर पूर्व से भी निकलती हैं, हर तरह धाराएं निकलती हैं, लेकिन यहाँ से कोरियोलिस प्रभाव की वजह से ये मुड़ जाते हैं किस तरफ? उत्तर और दक्षिण की तरफ। ये नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती हैं, स्तंभ के रूप में खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये जो स्तंभ के रूप में ये खड़ी हो रही हैं, इन्हीं को हम टायलर कॉलम कहते हैं, टायलर कॉलम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, अब ये जो टायलर कॉलम बनते हैं, इन्हीं से करंट बनता है। इन्हीं से क्या होता है? करंट बनता है। ठीक, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि करंट कैसे कैसे बनता है। देखिए, करंट बनेगा तभी यहाँ पे चुंबक का गुण आएगा, तो पहले इसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो इन टेलर कॉलम में करंट कैसे बनता है हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले करंट जब बन जाएगा, जब करंट कैसे बना ये जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद हमें कि मैग्नेट का फील्ड कैसे जनरेट हुआ, कैसे बना, ये हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए, जगह यहाँ पे कम है, हम इसे कहाँ पे क्लियर करते हैं, यहाँ पे कुछ बनाते हैं। ठीक है, आप समझते जाइए, हर एक कड़ी को जोड़ते जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक वायर बनाते हैं, एक तार ले लेते हैं। ठीक है, मैं करंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये फिजिक्स में आता है, पर फिर भी यहाँ पे करंट कैसे बन रहा है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये हैं, तो डॉट डॉट मैंने खींचा है तार के अंदर बिंदु, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पहले भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन को गति मिलती है, ठीक है, तो तो वो एक दिशा
में बहते हैं। अगर वो एक दिशा में बह रहा है तो क्या होगा, उसके बहने के कारण ही क्या होता है, करंट बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में निश्चित दिशा में बहने लग जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, करंट बन जाता है। ठीक है, जबकि आटम होते हैं जो इसमें बीच में टकराते हैं, उससे उन्हें प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। जब वोल्ट प्रवाहित करते हैं, देखिए, तो वोल्ट प्रवाहित करने से एक धारा बनती है, उसमें ये चलते हैं। ठीक है, एक प्रवाह बनता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिससे करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये गति हो रही है, देखिए इनकी, और इनके आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये आपका मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसके आसपास। इस वजह से ये एक निश्चित दिशा में चलने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए हम इसी को अप्लाई करते हैं कहाँ पे, पृथ्वी के कोर पे। अभी हम पृथ्वी के कोर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक कोर और आउटर कोर, और ये जो चुंबक की गतिविधि है आउटर कोर में होती है। तो हम आउटर कोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आउटर कोर बनाएंगे हम यहाँ पे। तो चलिए हम पहले यहाँ पे आउटर कोर बना लेते हैं। चलिए, हमारा यहाँ पे आउटर कोर बन चुका है ये। ठीक, अब हम यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसे कन्वेक्शन करंट, ठीक है, कन्वेक्शन करंट उत्पन्न हुई। ठीक है, पदार्थ क्या हुआ कि पदार्थ में गति उत्पन्न हुई। कन्वेक्शन के माध्यम से ये पदार्थ गर्म होता है, जब गर्म की वजह से ऊपर उठता है तो एक गति मिलती है। ठीक है, जो कि हीट की वजह से, ताप की वजह से, और इसके अलावा प्रेशर की वजह से, ठीक, क्या होता है कि गति उत्पन्न होती है। और ठीक है, किसके कारण ये गति बनती है, तो ये हीट और प्रेशर के कारण बनती है। इस गति से मौजूद, जो इस गति से क्या होता है, जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, गति प्राप्त कर लेते हैं। वो गति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने की कन्वेक्शन करंट बनाई है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, किसके साथ में, लोहा और निकल के साथ में। जब गति होती है उस पदार्थ में तो वो भी गति करते हैं, जिससे करंट बनता है। ठीक है, करंट उत्पन्न होता है। ठीक, तो इससे ये क्लियरिटी हुई कि करंट कैसे बना, आपको क्लियर हुआ। करंट बनता है इलेक्ट्रॉन में गति होने के कारण। बस केवल हल्का से यही समझो। ठीक है, जिस कारण मैग्नेटिक क्षेत्र बनता है, जिस कारण क्या होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र बनता है। चलिए अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्षेत्र के बारे में, कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड है ये कैसे बनती है। ठीक, हमने देख लिया कि करंट कैसे बना, और जब हमने करंट ही देख लिया तो हम एक तरीके से उसके आसपास चल रहा जो मैग्नेट का जैसा गुण रखने वाला अ, उसका जो अंदर की इसकी अ, गुणवत्ता है, जो गुण है इसका, उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए, मैं यहाँ पे जो टायलर कॉलम्स हैं उन्हें बनाता हूँ। ये टायलर कॉलम्स हैं और ये नॉर्थ और साउथ की तरफ ही बनते हैं, पूर्व पश्चिम तरफ नहीं बनते। ये नॉर्थ साउथ मैंने लिख दिया। और ये जो बन जाते हैं इनका पूरा समूह बार मैग्नेट की तरह हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, बार मैग्नेट की तरफ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि बार मैग्नेट में इसके तरह नॉर्थ से जो चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। ठीक है, इनकी गति कैसे होती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके ये प्रवेश कर जाती हैं।
ये काफ़ी सारी इसमें, ये तो मैं, ये हमारा आउटर कोर है, इसे पहले मैं खिंचा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। देखिए ये जो जा रही है ये यहाँ पे, ये भी साउथ पोल पे जाके एंड हो जाती है। बहुत सारी यहाँ से निकलती हैं ये रेखाएं, और ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, इन जहाँ तक फैली होती हैं उस क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक ये तरंगें फैलती हैं वहाँ तक का एरिया चुंबकीय होता है, ठीक है, वहाँ तक इनका प्रभाव होता है। हानिकारक ये सौर विकिरण के हानिकारक इसको यूवी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और यही जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, इसी को हम भूचुंबकत्व कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ क्या, कि यही भूचुंबकत्व है, यही भूचुंबकत्व है। तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे कन्वेक्शन करंट निकलती हैं, और कैसे टेलर कॉलम बनते हैं, और करंट कैसे बनता है, और करंट के कारण ये कैसे बन गया मैग्नेट, ठीक है। हमने सब देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल में कन्वेक्शन करंट कैसे काम करती हैं। कन्वेक्शन करंट यहाँ पर तो होती हैं, लेकिन जो आउटर कोर में होती हैं तो ये केवल यहीं तक होती हैं, वो वाली जिनसे मैग्नेट बनता है, ठीक है, करंट बनता है। अब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंटल की। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे मेंटल बना लेता हूँ, ये मेंटल है बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम मेंटल की बात कर रहे हैं तो हम मेंटल बना लेते हैं। पहले छोटे छोटे डॉट कर रख देता हूँ, नहीं भी क्लियर हो जाएगा, बराबर बन रहा है। हाँ चलो इतना बना, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे जोड़ देता हूँ हल्का हल्का करके ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये मेंटल है, ठीक, और ये जो भाग पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, कि ये जो आउटर कोर के से सटा हुआ भाग है, जो मेंटल का भाग है, इसे हम कहते हैं आपका, इसे हम लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। इसमें इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें ताप प्लस दाब दोनों क्या है, अधिक है, अधिक है, जिससे जिससे पदार्थ गति कर सकता है। किससे? तापमान से। अगर ताप ज़्यादा है तो पदार्थ पिघल जाएगा, पिघलेगा तो गति करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि लेकिन दाब भी बहुत ज़्यादा है, और जब दाब ज़्यादा होता है तो इस कारण क्या होता है, दाब क्या है, ज़्यादा है, और दाब के कारण ही गति नहीं कर पाता कोई चीज़। किसी चीज़ कोई रखी है, ठीक है, अब उसे हम ऊपर से दाब डालें, वो दबा दें तो वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो पाती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ताप तो है, चीज़ गति तो करे, लेकिन दाब भी बहुत ज़्यादा है जिससे उसमें गति ही नहीं होती है, वो इधर उधर जा ही नहीं पाती है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में रह जाता है। जबकि इसके अपर मेंटल में, जो अपर ये मेंटल है, अपर मेंटल में विपरीत है, यहाँ पे गति होती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे जो
अपर मेंटल होता है, इसमें दो भाग हैं। दो भाग कौन से? एक तो इसमें आप देखेंगे कि लिथोस्फीयर है, ठीक है, और दूसरा पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे स्थेनोस्फीयर है, ठीक है, ओके। चलिए इसे हम देखते हैं। तो ये सॉलिड होता है और ये प्लास्टिक के जैसे गुण में रहता है, ठीक है, प्लास्टिक जैसे। तो इसे हम 1 नंबर देते हैं, इसे 2 नंबर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हम वहाँ पे संकेत के रूप में लिख सकें कि ये 2 नंबर है, तो भाई ये एस्थोनोस्फीयर है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे बनाते हैं किसके बारे में? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में देखिए होता क्या है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट का नीचे का जो भाग होता है, नीचे की लेयर होती है, ठीक है, वो शामिल होती है, और मेंटल का अपर मोस्ट जो भाग होता है वो इसमें लिथोस्फीयर में शामिल होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड होता है। ये आपका लिथोस्फीयर है, ठीक। और ये वाला जितना रीजन जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है? आपका 2 नंबर। चलो संकेत में लिख देता हूँ तो समझ जाइएगा कि क्या है ये? एस्थोनोस्फीयर है। और इसे 1 नंबर लिखते हैं ताकि इसमें क्लैरिटी रहे कि ये भाई लिथोस्फीयर है, जबकि मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ताप ज़्यादा है, ताप उसमें भी था, लोअर मेंटल में भी था, लेकिन ये अपर मेंटल में देखिए तो ये ताप ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे दाब कम है। दाब कम होने की वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती हैं। देखिए मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए ये कन्वेक्शन करंट निकल रही हैं, पहले से बताता हूँ। ये कन्वेक्शन करंट निकल रही हैं, यहाँ से भी उठती हैं और ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट करती हैं, और इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट विवर्तनिकी होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सागर प्रसरण सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले इसके बारे में समझते हैं, यहीं से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आगे जब आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये कन्वेक्शन होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इसकी डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, ठीक। अगर दो कन्वेक्शन करंट आपस में एक दूसरे तरफ आती हों तो दो प्लेटें भी आपस में आती हैं। दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो उससे एक भाग ऊपर उठता है या एक भाग नीचे चला जाता है, ठीक है। इससे पर्वत निर्माण वगैरह होता है, ठीक है। और ये आपका अ, इसे हम लिख देते हैं, ये क्या है? कन्वेक्शन करंट है, ठीक, लिख दिया। देखिए जो प्लास्टिक के रूप में होता है, क्यों होता है ऐसे? रीजन, ये प्लास्टिक जैसी अवस्था अवस्था में क्यों है? जबकि लोअर मेंटल सॉलिड है। सही बात है, जब लोअर मेंटल सॉलिड है तो ये अपर मेंटल का, ये एस्थोनोस्फीयर का भाग प्लास्टिक जैसे क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक देखो मुड़ जाता है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है? वहाँ गति नहीं होती, फिर यहाँ गति क्यों होती है, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं इसी को। तो रीजन क्या है? लिथोस्फीयर एक रीजन है इसका, इसकी गति का लिथोस्फीयर एक बड़ा रीजन है। कैसे? कि प्रेशर को ये लिथोस्फीयर क्या करता है, क्योंकि ऊपर ठोस है, तो प्रेशर को मॉडरेट रखता है, ज़्यादा प्रेशर बढ़ने नहीं देता, इसमें आने नहीं देता है, ठीक है। तो प्रेशर जब ज़्यादा नहीं आएगा तो क्या होगा? ये ताप तो है, अब प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो वो गति कर सकता है, जो भी पदार्थ उसमें शामिल है। तो इससे दाब कम होने से पदार्थ में गति होती है। जब दाब कम हो जाएगा, कोई चीज़ को अगर आप कम दबाएंगे तो वो थोड़ा हिले डुलेगी, ठीक है। इसमें एक और बात
कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो थोड़ा बहुत इसमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, इससे ऊष्मा प्राप्त होती है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, ये क्रस्ट में भी होते हैं, हर जगह थोड़े-थोड़े पाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये क्रस्ट में जब होते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होते हैं, क्योंकि वहाँ से निकाले जा सकते हैं, ठीक है? और यह हीट का सबसे ज़्यादा इसमें जो योगदान होता है अर्थ इंटीरियर से होता है, ठीक है? इससे क्या होता है, पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है। एस्थनोस्फीयर में पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है टेम्परेचर की वजह से, जिससे गति उत्पन्न होती है। किसमें? पदार्थ में। और पदार्थ में गति उत्पन्न होती है क्योंकि ताप ज़्यादा है तो ज़्यादा तप्त जो पदार्थ हो जाता है वो हल्का होता है और ऊपर उठता है, और ऊपर उठने की वजह से कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये 2 मैंने प्लेट बना दी हैं, ठीक है? तो ये कन्वेक्शन करंट की दिशा में ही चलेंगी। देखिए, इस तरफ से डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे अगर चलेंगी तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो टकरा के माउंटेन बन जाएगा, यहाँ पे ट्रेंच बनेंगे, खाइयाँ बन जाती हैं। इससे क्या होता है, पर्वत निर्माण भी अक्सर होते हैं जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। और ये प्लेटें आपस में टकरा क्यों रही हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट हैं, संवहन धाराएँ हैं जो चल रही हैं, वे एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, इसलिए प्लेट टकराती हैं। जब एक दूसरे विपरीत चलती हैं, तो प्लेटें आपस में टूट जाती हैं, ठीक है? इससे हमें क्लियर क्या होगा, इसमें हमें प्लेट टेक्टोनिक जब हम पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और सी स्प्रेड सागर प्रसरण जो सिद्धांत है उसमें हमें मदद मिलेगी। और इसके अलावा विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है? उसको समझने में मदद मिलेगी। तो ये कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये सब पता चला, ठीक है? ये भी पता चला